गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 9 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्ब क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और ये प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर की 15वीं क्लास है। इसके पहले आपकी ग्रामर की 14 क्लास चल चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस मींस सब्जेक्ट प्रेडिकेट करा चुके हैं। पार्ट ऑफ स्पीच ये आपका चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक आपका नाउन करा चुके हैं, प्रोनाउन करा चुके हैं और एडजेक्टिव कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम लोग चल रहे हैं वर्ब के बारे में। आज हम लोग वर्ब की एक एक बारीक चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे वर्ब के बारे में जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखे हुए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 10th में हैं तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 9th में हैं तो आपकी अपनी क्लास 9th की प्लेलिस्ट बनी होगी। आप अपने क्लास 9th की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके वहां से सारी क्लासेस जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग क्लास पे आते हैं, आज की क्लास पे आते हैं। और आज की क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 9 10th के सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चे आपने हम यहाँ पर लिखे हुए हैं वर्ब। वर्ब मींस क्या होता है? क्रिया होता है। अब इसका पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, फिर इसके बारे में जो है डिटेल अध्ययन करेंगे। अब यहां पर हमने लिखे हुए हैं क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना व्यक्त होता है। बात समझने की कोशिश करना, क्रिया क्या होती है? क्रिया वह होती है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। व्यक्त होता है मींस किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। तो सिंपल सी बात, हमने वर्ब की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। वर्ब इज अ वर्ड विच शोज सम वर्क और एक्शन। अब यहां पर अभी भी डेफिनेशन के माध्यम से आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। हमने डेफिनेशन में यही बताया कि जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वही आपका क्या होता है? वर्ब होता है। अब किसी कार्य का करना या होना कैसे पाया जा रहा है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने लिखा हुआ है मोहन वीप्स, मोहन रोता है। अब मोहन का जो है कार्य क्या कर रहा है? रोने का काम कर रहा है ना। और कैसे पता चला? वीप से पता चल रहा है ना। मोहन वीप कर रहा है मींस वह एक्शन क्या कर रहा है? रोने का एक्शन कर रहा है, रोने का कार्य कर रहा है ना। वही तो बताए हमने, जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वही तो आपका वर्ब, वही तो क्रिया होती है। और यहां पर मोहन वीप्स में मोहन का क्या कर रहा है? रोने का काम कर रहा है। तो मींस रोने का काम किसे पता चल रहा है? वीप से पता चल रहा है। तो वीप आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। जैसे एक दो एग्जांपल के माध्यम से और समझाते हैं। यहां पर देखिए हमने दो एग्जांपल और लिखे हुए हैं। जैसे सी लिव्स इन दिस हाउस, सी लिव्स वह रहती है, इन दिस हाउस मींस इस घर में रहती है। भैया वह कहां रहती है? इस घर में रहती है। तो अब उसके घर में रहने का एक्शन क्या हो रहा है? लिव मींस रहती है ना, यही तो एक्शन हो रहा है, यही तो कार्य हो रहा है कि वह घरवा में क्या करती है? रहती है ना। तो घरवा में रहने का मींस रहना ही एक्शन हो रहा है ना। मींस कार्य क्या हो रहा है? रहने का कार्य हो रहा है। तो एक्शन पता किसके माध्यम से चल रहा है? लिव के माध्यम से पता चल रहा है ना। तो आपका लिव क्या हो जाएगा? ये आपका सिंपल सा वर्ब हो जाएगा। बेसिक से एकदम चल रहे हैं, आपको एकदम बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश करें, बस आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। नहीं तो जिंदगी में कभी आपको डेफिनेशन तैयार करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। बस उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, ठीक है। और कहीं भी आपका डेफिनेशन पूछता नहीं है। अब जैसे हमने लास्ट में लिखे हुए हैं, ही स्पीक्स द ट्रूथ, वह क्या बोलता है? सत्य बोलता है। अब जो है सत्य और ही उसके बीच में संबंध कौन दिखा रहा है? स्पीक मींस बोलने का काम कर रहा है ना। मींस एक्शन यहां पर क्या हो रहा है? बोलना एक्शन हो रहा है ना। जब बोलना एक्शन हो रहा है तो भैया का हो जाएगा? ये स्पीक का हो जाएगा, ये आपका वर्ब हो जाएगा। तो यही तो हमने बताया, जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। तो किसी कार्य का करना या होना किसके माध्यम से लास्ट वाले में पता चल रहा है? स्पीक के माध्यम से चल रहा है ना, बोलने से पता चल रहा है ना। तो आपका स्पीक क्या हो जाएगा? आपका यही भैया वर्ब हो जाएगी। अब उम्मीद करते हैं आपको वर्ब के बारे में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि वर्ब क्या होता है। जो अभी तक आपने डेफिनेशन रटा हुआ था कि किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है जिससे, वही वर्ब होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा तो कैसे किसी कार्य का करना या होने से आपकी वर्ब पहचानते हो। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, कोई ट्रिक हम नहीं बताते हैं, केवल आपको बेहतर से बेहतर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ट्रिक जान जाओगे तो सिर्फ कंफ्यूजन उससे पैदा होगा, आपका कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ट्रिक बताएंगे तो ट्रिक आप भूल जाओगे। तो प्यारे बच्चे इसलिए कोई ट्रिक नहीं, केवल आप मेहनत करो और अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, बेहतर से बेहतर होगा। अभी आप 9 10th में हैं तो इसलिए आपको ट्रिक की जरूरत नहीं, केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए तैयार करना है, ठीक है। अब हमने लिखे हुए काइंड्स ऑफ वर्ब मींस वर्ब कितने प्रकार की होती है। हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि क्रिया 2 प्रकार की होती है, मींस वर्ब कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है।
तो भैया आपने वर्ब के बारे में क्या जाना कि वर्ब कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। अब यहां पर हमने लिखे हुए हैं फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। एक और वर्ब का डिवीजन होता है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में भी वर्ब को 2 भागों में डिवीजन करते हैं, बंटवारा करते हैं। लेकिन यहां पर हमने फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब लिखने के पीछे कुछ वजह होगा। तो यहां पर जो हमने लिखी हुई है क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। आप अभी यहां पर इतना समझो कि एक होती है आपकी फाइनाइट वर्ब होती है, दूसरी होती है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। अब यार हम लोग समझने की कोशिश करेंगे फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चे हमने लिखे हुए हैं फाइनाइट वर्ब के बारे में लिखे हुए हैं। पहले यहाँ फाइनाइट वर्ब के बारे में समझ लीजिए कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। यहाँ पर डेफिनेशन समझिए, उसके बाद जो है हम इसके उदाहरण की तरफ चलेंगे तो विस्तार से चलेंगे। यहां पर हमने डेफिनेशन लिखे हुए हैं, जिन क्रियाओं का प्रयोग अपने सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म्स में होता है वे क्रियाएं नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। तो अभी आप डेफिनेशन इतना समझ लीजिए, बाकी जो है काम उदाहरण से हो जाएगा। हमने डेफिनेशन में क्या लिखे हुए हैं, जिन क्रियाओं का प्रयोग अपने सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म में होता है वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। अब आपको अगर जो है इसकी डेफिनेशन समझ में न आई हो तो कोनो बात नहीं है, हम लोग उदाहरण की तरफ चलते हैं। उदाहरण की तरफ आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा और सटीक डेफिनेशन आपको बताते हैं। अब भैया यहां पर हमने उदाहरण लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल में देखिए हमने कैसे जो है फाइनाइट वर्ब को क्लियर किए हुए हैं। जैसे हमने एक यहां पर लिखे हुए हैं, ही वॉन्ट्स टू गो होम, वह घर जाना चाहता है। पहले वाक्य का है कि ही वॉन्ट्स टू गो होम मीन्स वह घर जाना चाहता है। दूसरा है आई वॉन्ट टू गो होम मीन्स मैं घर जाना चाहता हूं। और तीसरा है ही वॉन्टेड टू गो होम मीन्स वह घर जाना चाहता है। आप यार बच्चे बात समझने की कोशिश करना, हमने वांट को चारों तरफ जहां वांट्स है वहां पर भी हमने जो है क्या दिखाए हुए हैं, फाइनाइट वर्ब दिखाए हुए हैं। और यहां पर सेकंड वाले में वांट है, इसे भी फाइनाइट वर्ब दिखाए हुए हैं। और यहां वांटेड है, इसे भी फाइनाइट वर्ब दिखाए हुए हैं। अब बात समझने की कोशिश करना कि ये फाइनाइट वर्ब हमने कैसे जो है दिखाए हुए हैं, कैसे हमने पहचाना। तो प्यार बच्चे जो सब्जेक्ट के केवल डायरेक्ट डिफिनेशन समझो, दूसरा डिफिनेशन समझो। एक बेहतर डिफिनेशन आपको बता रहे हैं, जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदल जाती हो। इस डेफिनेशन को याद रखना, जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदल जाती हो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ही वांट्स है, यहां ही क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वांट परिवर्तित हो गई, वांट में यस लग गया, वांट्स हो गया। ही यहां पर सिंगुलर होने की वजह से वांट में परिवर्तन आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही वांट्स है तो मींस ही आपका जो है ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है। और वांट्स से आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब। क्यों, क्योंकि ही के अनुसार बदला हुआ है, ही के अनुसार बदला हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। अभी इसके पीछे एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। पहले ऐसे समझो, आई वांट टू गो होम मीन्स आई यहां पर आई था, आई प्लूरल में यहां पर काउंट होता है, तो इसलिए आई के साथ क्या ले लिया गया है, वांट ले लिया गया है। कोनो यस या ईएस नहीं लगा है, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल के साथ कोई यस या ईएस नहीं लगता है। ठीक है, कोनो यस या ईएस नहीं लगा मीन्स वर्ब में परिवर्तन हो गया। अब ही वांटेड टू गो होम, अब यहां पर हमने पास्ट इंडेफिनिट कर दिया। अभी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था अब हमने कर दिया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में आपकी वर्ब क्या परिवर्तित हो गई, ही वांटेड हो गया, वांटेड हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से डायरेक्ट ईडी वाला फॉर्म सेकंड फॉर्म में आ गया। ठीक है, सेकंड फॉर्म में आ गया मींस यहां पर वांट वर्ब क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। जब परिवर्तित हो रही है तो यही पर आपका क्या हो जाता है, फाइनाइट वर्ब हो जाता है। जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार परिवर्तित हो उसी को कहेंगे फाइनाइट वर्ब। अब इसको समझने के लिए एक सिंपल से कॉन्सेप्ट समझो, ये फाइनाइट वर्ब मेहरारू होता है। क्या होता है, मेहरारू। लड़की का जब शादी होता है, लड़की का जब शादी होता है तो जाती है कैसे, दुल्हन बन करके जाती है, अपने ससुराल में जाती है ना, अपने घर, ससुराल होगा या फिर जो नहीं बोलते हैं, अपने नए वाले घर में जाती है ना। तो नए वाले घर में जाती है तो ऊ का हो जाएगा, उस किसके अनुसार बदल जाएगी, जो वहां का पति होगा, जो वहां का घर का जो रहने वाले लोग होंगे उसी के अनुसार बदल जाएगी ना। तो समझो ये फाइनाइट वर्ब मेहरारू हो गई है, मतलब लड़की है, लड़की अब बन चुकी है मेहरारू। अब मेहरारू गई है नई घर में, नई घर में गई है तो मतलब वहां के रहन सहन, वहां के लोगों के अनुसार क्या करना होगा, उसे बदलना होगा। यही सही जो है सेम कॉन्सेप्ट ये यहीं पर होता है। ये फाइनाइट वर्ब क्या है कि आपको सब्जेक्ट को देखता है, जैसे पति को देख करके बदल जाती है ना, तो वैसे ये क्या होता है, इस सब्जेक्ट को देख के बदल जाता है।
लेकिन वही नॉन फाइनाइट का भी कॉन्सेप्ट यही समझ लो, अलग चलेंगे तो आपको जो है समझाएंगे, लेकिन यहीं पर नॉन फाइनाइट भी समझ लो। नॉन फाइनाइट को समझो कि पति है, नॉन फाइनाइट वर्ब को क्या समझोगे, पति है। अब पति में तो कोनो परिवर्तन आएगा नहीं, पति पत्नी को अपने अनुसार ढाल लेता है ना, पत्नी जाकर के चेंज हो जाती है ना, पति तो अपने घर में है, वो काहे परिवर्तित होगा। आप यहां पर समझो ही वांट्स टू गो, गो भी आपको पता है कि वर्ब है, गो भी वर्ब है, लेकिन तीनों सेंटेंस में देखो क्या गो में कोई परिवर्तन हुआ। ही वांट्स टू गो होम, ही वांट टू गो होम, ही वांटेड टू गो होम, क्या कोई गो में परिवर्तन हुआ, नहीं परिवर्तन हुआ। जब नहीं परिवर्तन हुआ तो गो यहां क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, मींस इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चे उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे। ये आपका पति हो गया, हस्बैंड में कोई पति परिवर्तन नहीं होगा ना, जब हस्बैंड में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। मींस फाइनाइट वर्ब समझोगे लड़की है, लड़की जो है मेहरारू बन गई है, मेहरारू बन गई है, तो मींस उसमें परिवर्तन हो सकता है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन के जेंडर के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। लेकिन लड़का और नॉन फाइनाइट को क्या समझोगे, लड़का समझोगे, ये लड़का ससुरा का जो है कोनो परिवर्तन नहीं होने वाला है, चाहे बिया हो जाए, चाहे ऐसे बिना बियाह के रहे, वो हमेशा जो है ऐसे रहेगा, जैसे रहता है ना वैसे रहता है, ठीक है, उसमें कोनो परिवर्तन नहीं होता है। तो भैया कोनो परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्या बोल देंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब बोल देंगे। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि नॉन फाइनाइट या फाइनाइट वर्ब क्या है। तो सिंपल से हमने बताया फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार बदल जाता है, और नॉन फाइनाइट ये होता है जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार नहीं बदलता है, अर्थात उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया आपका टू गो, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। और फाइनाइट वर्ब क्या हो गया, वांट, इसमें क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। अब प्यारे बच्चे यहां पर देखिए हमने नॉन फाइनाइट की डेफिनेशन लिखे हुए हैं, यहां पर देखिए नॉन फाइनाइट की डेफिनेशन लिखे हुए हैं जो हमने आपको अभी समझाए। अब वही नॉन फाइनाइट की डेफिनेशन देखिए, जिन क्रियाओं की फॉर्म्स पर सब्जेक्ट तथा टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट का कोई, सब्जेक्ट किस टेंस में है, सब्जेक्ट क्या है और टेंस क्या चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे वहां टेंस परिवर्तन हुआ तो जो है वर्ब परिवर्तित हो गई फाइनाइट वर्ब वाली, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेंस परिवर्तन मींस उसका शादी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोनो फर्क नहीं पड़ता। हमने बताया ना बेहा टाइप के लड़के लोग होते हैं ना, पीछे पीछे लड़की मना करते रहे तब वो पीछे पीछे लगे रहेंगे, उसका पीछा करते रहेंगे, ऐसा लड़के लोग बेहा होते हैं। तो ऐसा बेहा होते हैं तो मींस यहीं पर ऐसा बेहा, भैया कुल केवल समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। लड़के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, हम लड़का जाति के हैं इसलिए लड़का लोग बहुत ही अच्छा होते हैं, हम केवल समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट और टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसे है वह अपने रूप में ही रहेगा, चाहे जो भी सब्जेक्ट आए, चाहे जो भी आपका जो है टेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है किस पे, नॉन फाइनाइट वर्ब पर। तो जिन क्रियाओं की फॉर्म्स पर सब्जेक्ट तथा टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वे क्रियाएं नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। जैसे हमने सेम एग्जांपल को यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे हमने लिखा हुआ है ही वांट्स टू गो होम, वह घर जाना चाहता है। जब यहां पर हमने लिखा हुआ ही वांट्स टू गो होम, तो यहां पर वांट्स हमने पहले ही आपको बता दिए थे फाइनाइट वर्ब हो गया। अब गो जो है, टू गो आपका क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, क्योंकि आप यहां पर देखो ही वांट्स यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो भी यहां पर टू गो है। अब यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है लेकिन आई यहां पर जो है आई आ गया है, प्लूरल आ गया है, लेकिन फिर भी नॉन फाइनाइट वर्ब लगा हुआ है, टू गो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहां पर देखो ही वांटेड टू गो होम, यहां टेंस ही परिवर्तन हो गया, टेंस यहां पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तब भी टू गो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तब भी नॉन फाइनाइट वर्ब जैसी थी वैसी बनी हुई है। तो मींस नॉन फाइनाइट वर्ब में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं होता है, चाहे जिस भी टेंस में आप प्रयोग करो, चाहे जो भी टेंस आए, जो भी सब्जेक्ट आए, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। लेकिन फाइनाइट वर्ब पर फर्क पड़ जाता है, जो भी आपका फाइनाइट वर्ब होती है उस पर फर्क पड़ जाता है। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है। अब हम लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे, फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो जल्दी से चलते हैं फाइनाइट वर्ब के प्रकार पे। और फाइनाइट वर्ब के प्रकार पे चलने से पहले जो निचवा डायमंड एकेडमी क्लासेस नाम का यूट्यूब दिख रहा होगा ना, सब्सक्राइब की बटनियों लाल लाल दिख रही होगी, दना दन लाल लाल दबा लेना, ठीक है। अपने गोरे गोरे हाथ से, सभी लोग को उम्मीद करते हैं गोर गोर हाथ होगा, अपने कुल गोरे गोरे हाथ से दना दन अंगूठा से दबा देना सभी। आगे बढ़ते हैं, अगले देखते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि फाइनाइट वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। अब यहां पर हमने लिखे हुए काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब मींस फाइनाइट वर्ब के प्रकार।
तो प्यारे बच्चे यहाँ पर लिखे हुए हैं फाइनाइट वर्ब 4 प्रकार के होते हैं। मींस फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार कौन कौन से? इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, ट्रांसिटिव वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। और चारों को कॉन्सेप्ट को एकदम बेहतरीन ढंग से समझाते हैं, आपको एकदम बेहतर से बेहतर समझ में आ जाएगा। और चारों के बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग चलेंगे कि इंट्रांसिटिव वर्ब। ये इंट्रांसिटिव वर्ब मींस अकर्मक क्रिया क्या होती है, इसे हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ये अकर्मक क्रिया इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। यहां पर हमने लिखा हुआ है इंट्रांसिटिव वर्ब मींस अकर्मक क्रिया। पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण के माध्यम से चलेंगे तो बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। हमने लिखा हुआ है जिस क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट मींस कर्म नहीं होता है तथा अपने में ही पूर्ण अर्थ रखती है उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, मींस अकर्मक क्रिया करते हैं। अकर्मक मींस कर्म ना आए, जिस क्रिया के साथ कर्म ना आए, कर्म बोले तो ऑब्जेक्ट ना आए, वह क्रिया क्या कहलाएगी? इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। हिंदी हमने इसी का लिख दिए हुए हैं ताकि आपको हिंदी के अर्थ से आपके इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाए। मीन सिंपल से अकर्मक मीन जिसमें कर्म ना हो, कर्म रहित, ठीक है, जिसमें कर्म ना हो वह अकर्मक क्रिया होगी। तो सिंपल सी बात हो गई, जिस क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट मींस कर्म नहीं होता है तथा अपने में ही पूर्ण अर्थ रखती है उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अब चलो आगे चलते हैं। यहां पर हमने 2-3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे समझना, इन एग्जाम्पलों के माध्यम से समझने की कोशिश करना। अब कैसे कर्म नहीं होंगे? जैसे राम वीप्स, राम रोता है, क्या बताओ कोई इसमें ऑब्जेक्ट आया? राम सब्जेक्ट हो गया, वीप वर्ब हो गया, लेकिन क्या कोई ऑब्जेक्ट आया? मींस कर्म आया? नहीं कर्म आया, नहीं आया तो वीप क्या हो जाएगा? आपका इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। जब आपका ऑब्जेक्ट नहीं आया, कर्म नहीं आया, तो आपका क्या हो जाएगा? इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। ही लाफ्स, वह हंसता है, ही सब्जेक्ट हो गया, लाफ वर्ब हो गया। क्या कोई ऑब्जेक्ट आया? नहीं आया, नहीं आया तो बोलो इंट्रांसिटिव, बोलो सभी ये इंट्रांसिटिव, तो इंट्रांसिटिव हो जाएगा। जैसे द चाइल्ड स्लीप्स, बच्चा क्या करता है? सोता है। बच्चा जब सोता है, चाइल्ड आपका सब्जेक्ट हो गया, स्लीप क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। का कोनो कर्म आया? नहीं आया। जब नहीं आया तो बोलो क्या होगा? इंट्रांसिटिव वर्ब होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तो होगा तो बोलो सिया राम की जय, बोलो सभी सिया राम की जय। तो प्यारे बच्चे आपका क्या हो गया? इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या हो गया? जिन वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट ना हो, मींस कर्म ना हो, उन्हें क्या बोलते हैं? आपका इंट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। तो वीप हो गया, लाफ हो गया, स्लीप क्या हो गया? आपके ये सभी इंट्रांसिटिव वर्ब हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो इसी के साथ एक और अध्ययन कर लेते हैं। इंट्रांसिटिव में जिसमें ऑब्जेक्ट ना होता है, ट्रांसिटिव में चलते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होगा। तो जल्दी से चलते हैं हम लोग अगले की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब देखते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। यहां पर ध्यान देना प्यारे बच्चे, हमने लिखा हुआ है क्या? ट्रांसिटिव वर्ब में सकर्मक क्रिया। भैया उसमें था अकर्मक, इसमें कहा है सकर्मक। सकर्मक मींस जिसमें कर्मवा सत्वा में लगा हुआ है, मींस उसका ऑब्जेक्टवा लगा हुआ होगा, तो वही क्या हो जाएगा? ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। जैसे हमने डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? जिस क्रिया का ऑब्जेक्ट कर्म होता है, अर्थात जिस क्रिया का प्रभाव अपने सब्जेक्ट पर ही समाप्त न होकर के किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। उम्मीद करते हैं डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। मींस जिस क्रिया का ऑब्जेक्ट कर्म होता है उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। अर्थात क्या हो जाएगा? जिस क्रिया का जो है प्रभाव अपने सब्जेक्ट पर ही समाप्त न होकर के किस पे पड़ता है? उसके कर्म पर पड़ता है, मींस किसी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, वही आपका क्या होता है? ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। अब हम लोग इसके उदाहरण की तरफ से बढ़ते हैं। भैया उदाहरण के माध्यम से बढ़िया से समझाएंगे। जैसे हमने लिखा हुआ है, 3 उदाहरण लिखा हुआ है। अब यहाँ कई उदाहरण लिखे हुए हैं? 3 उदाहरण लिखे हुए हैं। अब तीनों उदाहरण एकदम ध्यान से समझना। हमने लिखा हुआ है पूजा राइट्स अ लेटर। पूजा क्या करती है? एक पत्र लिखती है। तो भैया पूजा क्या करती है? कि पत्र लिखती है। और एक ही बात बताएं, पूजा नाम की लड़की ना बहुत चिड़चिड़ी होती है, बहुत गुस्सैल होती है, ठीक है। ये हमारा अनुभव है। हमारी 2-3 बहन है, कुल पूजा नाम की हैं और कुल बहुत गुस्सैल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं? कुछ बच्चा लोग कमेंटो करते हैं कि सर जी पूजा का आप ज्यादा यूज काहे करते हैं? तो इसीलिए करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना। पूजा राइट्स अ लेटर, पूजा एक पत्र लिखती है। अब राइट क्या हो जाएगा? राइट यहाँ पर हम दिखाएंगे ट्रांसिटिव वर्ब। क्यों ट्रांसिटिव वर्ब? क्योंकि पूजा लिख क्या रही है? एक पत्र लिख रही है।
तो मीन्स जो है ये राइट का जो है फर्क केवल सब्जेक्ट तक नहीं रह गया, इसका प्रभाव केवल सब्जेक्ट तक नहीं रह गया, लेटर पर भी पड़ रहा है, मीन्स कर्म पर भी पड़ रहा है, लेटर पर भी पड़ रहा है। ठीक है, और हमने जो है ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, किसमें, जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा रहे थे, मीन्स पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहे थे, तो उसमें पूरा आपको बताए थे ये आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, और उसमें ऑब्जेक्ट में हमने बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, पूरा हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपका लेटर कैसे ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, पूजा राइट्स अ लेटर, पूजा एक पत्र लिखती है, और हमने आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर सिखाया था, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो उसे भी हमने आपको सिखाया हुआ था, तो उम्मीद करते हैं आप सीखे हुए होंगे, आपको बताया गया, दोबारा नहीं बताएंगे। तो पूजा राइट्स अ लेटर, पूजा एक पत्र लिखती है, तो पूजा का फर्क जो है, लिखने का फर्क किसे पड़ा, लेटर पे भी पड़ा है, तो इसलिए लेटर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, मींस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो राइट क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, राइट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वर्ब हो जाएगा। वर्ब कौन सी, ये आपकी ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। द कैट किल्स अ रैट, मींस बिल्ली क्या मारती है, चूहे मारती है, चूहे जो है किल करती है, मारती है। अब किल जो है क्या हो जाएगा, रैट पर क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, रैट ऑब्जेक्ट हो गया, तो मींस इस वाक्य में आपका ऑब्जेक्ट भी आया है, किल का प्रभाव रैट पर भी पड़ा, ऑब्जेक्ट पे भी पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या हो जाएगा, आपका किल क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। आई वांट अ पेन, पेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो वांट क्या हो जाएगा, ये आपकी ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात, अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो वर्ब जो है, जो भी होगी वो ट्रांसिटिव वर्ब होगी, अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हुआ हो तो वर्ब जो होगी वो क्या होगी, इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी तो हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, लिंकिंग वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं तीसरी वर्ब लिंकिंग वर्ब क्या है। यहां पर भैया हमने लिखा हुआ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब होता है जो जोड़ता है, और किसको जोड़ेगा, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जो जोड़ता है उसी को बोलते हैं लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। अब जैसे यहां पर लिखे हुए हैं, इसकी डेफिनेशन समझना, जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है, जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। मीन्स इसमें कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमने आपको बताए हुए हैं, मीन्स जिसका जो है, जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाए उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे समझना, सीता इज अ गर्ल, सीता क्या है, लड़की है, एक लड़की है। अब सीता ही क्या है, एक गर्ल है, मीन्स एक लड़की है, तो गर्ल आपका क्या हो गया, सीता का कॉम्प्लीमेंट हो गया। गर्ल क्या हो गया, सीता का कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ए हो गया सीता इज ए गर्ल। इज तब क्या हो जाएगा, ए जोड़ने के लिए इज का प्रयोग किया गया ना, जोड़ने के लिए इज का प्रयोग किया गया। सीता क्या है, सीता गर्ल है, मीन्स लड़की है, दोनों एक ही है, मीन्स गर्ल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दूसरा जैसे लिखे हुए हैं, दे आर हैप्पी, खुश कौन है, वे खुश है ना, तो वे और खुश एक ही है, तो आपका दे आर क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। जैसे सोहन बीकेम अ टीचर, सोहन क्या हो गया, टीचर हो गया। सोहन और टीचर क्या है, एक ही है ना, एक ही है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट एक हो जाएगा, तो टीचर आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। सिंपल सामने पूरा कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझाए हुए हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरा डिटेल से हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले पोर्शन में बताया हुआ था। तो यहां पर इज हो गया, आर हो गया, बीकेम क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, क्योंकि यह जो है उसके सब्जेक्ट को उसके जो है कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रहा था, तो इसलिए क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। और लिंकिंग नाम से भी पता चल रहा होगा कि आपको जोड़ने वाला, लिंकिंग से नाम भी पता चल रहा होगा, जोड़ने वाला, तो जो जोड़ता है, जो लिंक करता है। जैसे सदिया बिहवा में अगुआ नहीं होता है, अगुआ लड़का को कुछ चाट तारीफ कर देगा, लड़की के चाट तारीफ कर देगा, भरे लड़कियां आकर के जो है सदिया के बदवा जो है तांडव मचाए, कोनो बात नहीं, लेकिन सदिया से पहले बहुत ही तारीफ करते, एकदम घोर तारीफ कर देते हैं कि लड़कियां तो शुद्ध ही गाय है, एकदम कुछ बोलती नहीं है, एकदम शांत, एकदम खामोश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गोरी, बहुत ही अच्छी लड़की है, ऐसा बखान कर दिया जाता है। लेकिन सदिया के बदवा जब मुलाकात होती है ना, जब पहला रात में मुलाकात बात होती है ना, तब पता चलता है का है।
ठीक है, उसकी असलियत तब पता चलती है। तो वही बात यहाँ पर है, तो जोड़ने वाला कौन था वहां पर? अगुआ था। तो यहाँ अगुआ कौन हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है। सब्जेक्ट को किससे जोड़ता है? उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़े तो वही आपका क्या हो जाता है? लिंकिंग वर्ब। इसलिए यहाँ पर इज आर बीकेम क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब हो गया। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया, ये आपका जो है लिंकिंग वर्ब के बारे में कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथे की तरफ बढ़ते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए आपका ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। इसी ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। प्यारे बच्चों इसी ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? तो यहां पर देखिए हमने डेफिनेशन लिखी हुई है, जो क्रियाएं मुख्य क्रियाओं के टेंस बनाने में सहायता देती हैं या करती हैं, उसे ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया बोलते हैं। प्यारे बच्चे आपको याद होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब को सहायक क्रिया भी बोलते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया बोलते हैं। और आप जब टेंस करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो वहां पर बार बार आपके गुरुजी ने नाम लिया होगा, सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया है जब हैड का प्रयोग करते हैं, इन सभी का बार बार नाम लिया गया होगा। अब हम लोग उन्हीं पे चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सी होती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आपकी कौन कौन सी होती हैं, उनका काम क्या होता है। ये केवल जो है मेन वर्ब की सहायता करती हैं। हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई काम नहीं होता है, केवल मेन वर्ब की सहायता करने के लिए प्रयोग होती है। जैसे हमने लिखा हुआ है, सी हैज लास्ट अ पेन, वह एक पेन खो दी। लास्ट मेन वर्ब है, लास्ट जो है LOST लास्ट मेन वर्ब है, लेकिन इस मेन वर्ब की मदद करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? हैज का प्रयोग किया गया। इसलिए ए हैज क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, मींस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। जैसे हमने दूसरे में लिखे हुए है, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है, तो राइटिंग आपका क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा, लेकिन इस मेन वर्ब की मदद करने के लिए इज का प्रयोग किया गया, इसलिए इज क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, मींस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। मतलब बातिया समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं आपसे कि आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। मींस जो मुख्य क्रिया क्या हो जाएगी? लास्ट, राइटिंग, ये सब जो है मुख्य क्रिया कौन सी होती हैं? जिनके अंत में ना आता है, जैसे करना, नहाना, सोना, धोना, रोना, गोना, बीटना, जो भी आए, जैसे हिंदी में ना कहते हैं ना, तो वही सभी मेन वर्ब होती है। तो लास्ट मींस खोना, राइटिंग मींस लिखना, ना आ रहा है ना, तो ये सभी क्या होती है? मेन वर्ब होती है। तो मेन वर्ब की जो मदद करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। इन ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। इन टोटल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे 24 होती है। तो प्यारे बच्चे यहां पर हमने लिखे हुए हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब में सहायक क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। यहां पर हमने लिखे हुए हैं कि सहायक क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गया, और दूसरा हो गया मॉडल ऑक्सिलरी हो गया। प्राइमरी ऑक्सिलरी को प्राथमिक सहायक क्रिया बोलते हैं, और दूसरी को क्या बोलते हैं? विधि सूचक सहायक क्रिया बोलते हैं। ये आपका दूसरा हो जाएगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चे आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। इन प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी को मिला करके इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 24 होती है। अब देखते हैं कि कैसे इनकी संख्या 24 पहुंचती है। अब भैया हमने यहाँ पर पहले लिखे हुए हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी मींस प्राथमिक सहायक क्रियाएं। अब यहाँ पर हमने लिखी हुई इसमें 3 प्रकार की वर्ब्स आती हैं। मींस इस प्राइमरी ऑक्सिलरी में कितने प्रकार की वर्ब्स आती है? 3 आती हैं। 3 कौन? और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 11 अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी की संख्या हो गई, तो मॉडल ऑक्सिलरी की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी ना। तो अब इसमें देखो 11 कौन कौन सी होती हैं। इसी में एक होता है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में कितने होते हैं? इज, एम, आर, वाजवर। ये इज, एम, आर, वाजवर जो आपने पढ़ा हुआ है, ये वर्ब टू बी में आता है। वर्ब टू बी में आपके कितने हो गए? इज, एम, आर, वाजवर, कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अगला है हैव वर्ब। हैव वर्ब में क्या आता है? हैज आता है, हैव आता है, हैड आता है। एक कुल मिलाकर के 3 हुए, तो आपका हैव वर्ब में कितने हो गए? 3 हो गए। और अगला है डू वर्ब। डू वर्ब में कितने हो जाएगा? 3 इसमें भी हो जाएगा। डू, डज, डिड। डू वर्ब में आपके कितने हो गए? 3 हो गए। और कौन कौन से हो गए? डू, डज, डिड। ये आपके 3 जो है किसमें हो गए? डू वर्ब में हो गए। तो टोटल मिलाकर के संख्या भैया काउंट कर लो, 5 3 8, 8 3 11। गिनतियां आती है ना? गिनतियां अगर नहीं आएगी ना, तो फिर भेज देंगे प्राइमरी में 2 में पढ़ने के लिए, भेज देंगे वहां पर जाकर पढ़ना। 2 1 कम 1 कम 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6, वहां जाकर के फिर पढ़ना। ठीक है, एकदम सिंपल सी गिनती है।
तो यहाँ कितना हो गया, 5 3 8 3 11, 11 टोटल हो गया संख्या। अभी प्राइमरी ऑक्सिलरी की कितनी हो गई, 11 हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं मॉडल ऑक्सिलरी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी की संख्या कितनी है। और मॉडल ऑक्सिलरी पे बढ़ने से पहले नीचे दिख रहा होगा आपके चैनल का नाम डायमंड एकेडमी क्लासेस, दनादन कर लेना जो करना होता है आपको चैनल के साथ। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चे, हम लोग मॉडल की संख्या देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो आप मॉडल ऑक्सिलरी लिखे हुए हैं। यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी में क्या लिखे हुए हैं, एक क्रियाएं मूड, यहाँ पर मूड की स्पेलिंग सही कर लेना, MOOD होगा, उसे सही कर लेना, MOOD हो जाएगा। ये क्रियाएं मूड मीन्स काम करने के ढंग को बताने के लिए क्या की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं। मीन्स ये क्रियाएं मूड, MOOD, फिर से बोल रहे हैं MOOD मीन्स मूड मीन्स काम करने के ढंग को बताने के लिए क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है, हमने आपको बता दी। अगर आपका जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी की संख्या 11 हो गई तो हमने 24 टोटल बताए थे, तो आप घटा लेना, 24 में से 11 घटाओगे 13 बचेगा। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर समझने की कोशिश करना 13 कौन कौन सी होती हैं। अब यहाँ पर हमने 13 लिखे हुए हैं, क्या हो गया, सेल हो गया, शुड हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मस्ट हो गया, नीड हो गया, आर्ट हो गया, डेयर हो गया, यूज टू हो गया। ये आपकी 13 जो है मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं। इन 13 का एक एक करके सभी का प्रयोग पढ़ाया जाता है। सेल का प्रयोग कहाँ करेंगे, शुड का प्रयोग कहाँ करेंगे, विल का कहाँ करेंगे, ये 13 का एक एक करके प्रयोग पढ़ाया जाता है। क्योंकि अगर उसे पढ़ाने लगेंगे तो बहुत लेंदी क्लास हो जाएगी, तो इसलिए उस पे नहीं चलेंगे। कभी जब आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ाएंगे तो आपको तब वहां पर बता देंगे कि कैसे इन सभी का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अभी बताना ये गहराई में ज्यादा चले जाना होगा, आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इसलिए इस पे नहीं चलेंगे। तो बस आप इतना समझते रहो, मॉडल ऑक्सिलरी की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। ये आपके 13 हमने लिख दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चे ये हो गया, तो टोटल आपका ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया, प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में चर्चा कर लिया, मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में चर्चा कर लिया, और आपका फाइनाइट वर्ब यहीं पर कंप्लीट होता है। क्योंकि हमने फाइनाइट वर्ब को देखा था 4 प्रकार की होती है, कौन कौन सी थी, ट्रांजिटिव वर्ब थी, इंट्रांजिटिव वर्ब थी, लिंकिंग वर्ब थी और ऑक्सिलरी वर्ब थी। चारों के बारे में हमने एकदम विस्तार से चर्चा कर लिए। अब हम लोग बढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ बढ़ेंगे। ये नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है, अब हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब मींस नॉन फाइनाइट के प्रकार। अब यहाँ पर बात समझने की कोशिश करना कितनी नॉन फाइनाइट कितने प्रकार की होती हैं। अब हम यहाँ पर हमने लिखे हुए ये 3 प्रकार की होती हैं। अब फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की थी, 4 प्रकार की थी, और नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की हो जाएंगी, 3 प्रकार की। अब 3 प्रकार की कौन कौन से होंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। एक होता है पार्टिसिपल होता है, दूसरा होता है इन्फिनेटिव, तीसरा होता है जिरेंड। ये तीनों जो है ऐसे होती हैं जो किसी भी सब्जेक्ट या फिर टेंस से कोई इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी सब्जेक्ट आए, कोई भी टेंस आए, जैसे लगती हैं सभी सब्जेक्ट सभी टेंस में उसी तरह से लगेंगी यदि लग रही है, तो इसलिए इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। आपने इन सभी का नाम भी सुना होगा, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जिरेंड का नाम भी आपने सुना होगा। आज हम लोग इसके बारे में छोटा सा डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं कि ये तीनों क्या है, पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, या फिर जिरेंड क्या है। इनके बारे में एकदम माइन्यूट सा हम लोग जो है अध्ययन कर लेते हैं, एकदम छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। पहले हम लोग पहले पे चलते हैं। पहला आपका क्या है, पार्टिसिपल। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि ये पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल के बारे में एकदम विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। अब पार्टिसिपल पे चर्चा करेंगे तो यहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर इसके बाद एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। डेफिनेशन हमने क्या लिखे हुए हैं, पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप है जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, पार्टिसिपल जो होता है ये वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। कैसे, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दिस इज अ फेडेड फ्लावर, यह एक मुरझाया हुआ फूल है। तो प्यारे बच्चे फूल क्या हो गया, नाउन हो गया, लेकिन फेडेड है मींस मुरझाया हुआ है, तो मुरझाया हुआ क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव भी हो जाएगा ना। अगर जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए वही तो एडजेक्टिव होता है, फेडेड आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव भी हो जाएगा ना। तो एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल हो जाएगा। मींस जो वर्ब के साथ साथ किसका भी काम करे, एडजेक्टिव का भी काम करे, तो वह आपका क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। तो यहाँ पर फ्लावर मींस फूल था, फूल की विशेषता हो गई मुरझाया हुआ है,
तो इसलिए यहाँ पर फेडेड क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल हो जाएगा। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, सब्जेक्ट यहाँ पर कुछ भी होता है वो फेडेड जैसे प्रयोग किया गया वैसे प्रयोग किया जाता है। वो किसी का जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में नहीं आई है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए जो है यहाँ पर अर्थ कुछ और देगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दिस इज यहाँ पर इज है, इसके साथ फेडेड लगाया हुआ है इसके साथ, जबकि आईएनजी वाला फॉर्म आना चाहिए था अगर टेंस में चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने दूसरा एग्जांपल लिखे हुए हैं, आई फाउंड द चाइल्ड स्लीपिंग, मैंने बच्चे को पाया सोते हुए पाया, तो बच्चा क्या कर रहा था, सो रहा था, तो यहां पर स्लीपिंग हो गया, चाइल्ड को मॉडिफाई किया, बच्चा सो रहा था, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फाउंड है, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहीं आईएनजी वाला फॉर्म लगता है, कहीं नहीं लगता है, तो ये आपका स्लीपिंग क्या हो जाएगा, ये पार्टिसिपल हो जाएगा, क्योंकि आपका ये वर्ब के साथ साथ किसका काम कर रहा था, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये पार्टिसिपल हो जाएगा। पार्टिसिपल की और विशेषताएं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। जैसे पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्यारे बच्चों इसके बारे में कभी विस्तार से बताएंगे, अभी केवल आपको शार्ट जो है डिस्कशन इसके बारे में चर्चा करें, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसके बारे में कभी आपको विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप 11th-12th में आओगे तो आपको वहां तो जरूर ही बताया जाएगा, क्योंकि उसकी टॉपिक वहां पर है, ठीक है। तो इसके बारे में बस अभी तक आप इतना जानते रहो कि पार्टिसिपल जो होता है वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करता है, और 3 प्रकार के होता है, कौन कौन से, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये 3 आपके पार्टिसिपल होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया पार्टिसिपल के बारे में हो गया। अब हम लोग दूसरी टॉपिक पे चलते हैं, इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव के बारे में देखते हैं। यहां पर हमने इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, अब इन्फिनेटिव की डेफिनेशन देख लीजिए, फिर उसके बाद एग्जांपल पे चलते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है। किसी भी वर्ब के पहले यदि टू लगा दे रहे हैं आप, तो वह किसका रूप बनता है, इन्फिनेटिव का रूप बनता है। अधिकतर यह नाउन का कार्य करता है, और इन्फिनेटिव का रूप बन करके किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। मींस किसी वर्ब के पहले टू लगा करके यदि उसे नाउन आप बना दे रहे हैं, नाउन का कार्य करवा रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो सिंपल सी बात आपने सीखा भी होगा, टू लगा करके वर्ब के पहले टू लगा दो तो इन्फिनेटिव बन जाता है, इसे आपने बेसिक से सीखा भी होगा। जैसे हमने लिखा हुआ है, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, मुझे क्या खेलना पसंद है, टू प्ले मींस फुटबॉल खेलना पसंद है। और यही बात हमने शुरुआत में आपको नॉन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट समझा रहे थे, तो यही इसी का एग्जांपल दिए थे, इन्फिनेटिव का एग्जांपल देकर के समझाए थे। टू प्ले पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, प्ले पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, और प्ले के पहले आपने टू का प्रयोग किया हुआ है। आप याद करोगे जब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का भी समझा रहे थे, तो यहाँ पर ऐसे टू लगा करके हमने प्रयोग किया हुआ था, ठीक है। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई लाइक टू प्ले पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर दे लाइक्ड, पास्ट इंडेफिनिट, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट हो गया, टेंस बदल गया, सब्जेक्ट बदल गया, लेकिन जो है टू प्ले पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यह किसका रूप है, इन्फिनेटिव का रूप है, काम किसका कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, तो इसलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्यारे बच्चे क्या हो गया, आपने निष्कर्ष क्या निकाला, वर्ब के पहले टू लगा करके इन्फिनेटिव बनाते हो, और कार्य किसका करता है, नाउन का कार्य करता है। और इस पर जो है सिंपल सी बात जो हमने पहले ही बताया था, इसमें सब्जेक्ट और टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया आपका इन्फिनेटिव के बारे में बेसिक डिफिनेशन हो गई, ठीक है। इन्फिनेटिव के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, इसका प्रयोग कब करते हैं, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको 11th-12th में बताया जाएगा। बस आप अभी इतना ही अध्ययन कीजिए कि इन्फिनेटिव क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चलते हैं तीसरा और लास्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। लास्ट टॉपिक आपका क्या है, जिरंड। अंतिम आपकी टॉपिक क्या है, जिरंड है, कि जिरंड क्या होता है। प्यारे बच्चों इसे समझने की कोशिश करना, जिरंड क्या होता है। हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है, तथा यह इन्फिनेटिव की भांति नाउन का कार्य करता है। जैसे आपने इन्फिनेटिव में क्या किया हुआ था, वर्ब के पहले टू लगाया हुआ था, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, इसमें भी यह भी किसका कार्य करता है, नाउन का ही कार्य करता है। वह भी नाउन का कार्य कर रहा था, यह भी नाउन का कार्य कर रहा है, लेकिन यह किसका रूप बनता है, यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, वह वर्ब के पहले टू लगाने से बनता था, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इन्फिनेटिव और जिरंड में। जैसे हमने लिखा, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, स्मोकिंग क्या है, एक बुरी आदत है, तो स्मोकिंग यहाँ पर हमने क्या बना दिए हुए हैं, नाउन बना दिए हुए हैं। जब नाउन बना दिए हुए हैं तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, जिरंड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आई लाइक वॉकिंग, वॉकिंग मुझे टहलना पसंद है, टहलना क्या हमने नाउन बना दिए हुए हैं, लाइक क्या हो गया, वर्ब है, यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट है, इसे जानते हो, ठीक है। तो वॉकिंग क्या हो गया, आपका नाउन का कार्य कर रहा है। यहाँ पर कौनो जो है, यहाँ पर टेंस के अनुसार वॉकिंग नहीं लगा हुआ है,
टेंस के अनुसार लगा हुआ होता तो आई लाइक वॉकिंग, आई लाइक क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहीं आपने सीखा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है? नहीं सीखा है ना। तो ये क्या है, किसका रूप है, जिरंड का रूप है। तो उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जिरंड के बारे में बस इतना है कि ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से यह बनता है, और यह भी इन्फिनिटिव के समान जो है किसका कार्य करता है, नाउन का कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया जिरंड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जिरंड क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, या फिर पार्टिसिपल क्या है। ये सभी किसके भाग थे, नॉन फाइनाइट वर्ब के भाग थे। तो प्यारे बच्चों, वर्ब के बारे में जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी, हमने हर एक छोटी से बड़ी चीज आपको साथ शेयर किए हुए हैं। और इतना चीज अगर आपने वर्ब के बारे में जान गए हैं तो आगे आपको वर्ब के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका बेस एकदम बेहतरीन ढंग से क्लियर होगा। ठीक है, आपको मैटर बेहतर से बेहतर देने की जो है कोशिश करते हैं, इसीलिए आपके मैटर को लिखने में टाइम लग जाता है, क्योंकि सोचते हैं कोई भी टॉपिक आपका छूटने ना पाए, कितने बेहतर से बेहतर ढंग से आपको दें। तो प्यारे बच्चे, ये आज की क्लास हो गया जिसमें हमने वर्ब के बारे में पूरा चर्चा किया कि वर्ब कितने प्रकार की होती है, क्या होती है, इसके बारे में डिटेल से हमने चर्चा किया। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन क्लास समाप्त करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और क्लास 9-10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। खास करके उन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक जो बच्चे कोचिंग या स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करना। जिन बच्चों की भी इसे अधिकतर आवश्यकता है, अत्यधिक आवश्यकता है, उन बच्चों तक प्यारे बच्चों पहुंचाने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को आपके ऊपर छोड़ते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, हम आपको बेहतर से बेहतर मैटर देने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपकी जो जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइएगा। आपकी केवल 2 जिम्मेदारी है, हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। बस आपकी केवल 2 ही जिम्मेदारी है। उम्मीद करते हैं आप दोनों जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रहे होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू।